एक चीज को, मापन क्या है, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि मात्रक क्या है और हम मापन क्यों पढ़ते हैं, है ना, क्या जरूरत पड़ा मापन पढ़ने के लिए। ठीक, तो इसके बारे में समझते हैं। जरा देखिए आप लोग एक चीज ये बताइए कि मापन की पहली बात तो परिभाषा, मापन होती क्या है। मापन वह है बच्चा, किसी एक मानक के साथ में, किसी एक मानक वैल्यू, किसी एक मानक अंकीय गणितीय मान के साथ में हम किसी भौतिक राशि का क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। वो तुलना करना ही आपका क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझे, उदाहरण से समझे, तो आपको रोड मापना है तो कैसे मापोगे बच्चों, बताओ जरा। रोड को अगर मापना होगा तो कैसे मापोगे, आपको कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, फीता चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए, चैन चाहिए कोई, है ना। चैन मतलब क्या होता है, सिकड़ी। भाई जिससे आप लोगों ने राजस्व विभाग आपका जो है खेती बाड़ी का जो खेत देखता है वो क्या करता है, चैन का यूज करता है, नहीं करता है ना, बोलो जी, हाँ नहीं तो बोलो। तो यहाँ पे आप लोगों ने फीता भी देखा होगा, मीटर देखा होगा। दर्जी के यहाँ कपड़ा सिलने जाते हैं, तुरंत फीता लेके हमें क्या करने लगता है, मापने लगता है, वो फीता देखा नहीं देखा, उसे कहते हैं फीता कहते हैं। तो ये जो फीता होता है उसका भी हम यूज करते हैं। अच्छा, आपसे अगर कह दिया जाता है कि आप 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आप तुरंत क्या ले लेते हो, फिट ले लेते हो, स्केल ले लेते हो, और उसी स्केल के हेल्प से क्या करते हो, 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हो। तो वो जो स्केल है, वो जो फीता है, वो जो चैन है, वो एक फिक्स वैल्यू है, एक वो कभी परिवर्तन होने वाली वैल्यू नहीं है। तो अगर किसी लंबाई का हमें क्या करना होगा, मापन करना होगा, तो उस स्केल से, उस फीता से, उस चैन से हम उसके साथ में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। जैसे उदाहरण में समझते हैं बच्चा, एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर हमें इतना बड़ा खेत दिया गया है और इस खेत की लंबाई हमें पता नहीं है, न लंबाई पता है न चौड़ाई पता है, और मैं कह देता हूँ कि इस खेत का क्या निकालिए आप, क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या निकालिए आप बच्चा, एरिया निकालिए। तो आपको एक स्केल दे दिया जाता है और वह स्केल कितने सेंटीमीटर का है, सपोज वह स्केल आपका कितना है बच्चे, 30 सेंटीमीटर का है। बड़ी वाली स्केल आप लोगों ने देखा होगा, कितने सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर। और यह आपको 30 सेंटीमीटर का स्केल एक दे दिया गया। अब आपसे कहा जाता है कि इस खेत को मापिए, तो पता चला जब आप स्केल लेकर के आते हो, एक बार यहाँ रखते हो, एक स्केल आपका पूरा हो जाता है। दोबारा जब यहाँ पे रखते हो तो दोबारा स्केल आपका पूरा हो जाता है, और तीसरी बार यहाँ पे रखते हो, और चौथी बार में आपका जाके स्केल यहाँ पे कंप्लीट होता है। यानी आप एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार रखे। ये आपने क्या मेजर किया, ये आपने इसकी चौड़ाई मेजर किया। क्या मेजर किया बच्चों, चौड़ाई यानी विड्थ मेजर किया इसका, है ना। अब अगर आपका इसका लेंथ मेजर करना होगा तो फिर आप क्या करते हो बच्चा, यहाँ पे स्केल रखोगे, यहाँ पे स्केल रखोगे, यहाँ पे रखोगे, और फिर यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कितनी बार मेजर किया, 4 बार। तो एक चीज ये बताओ, आपके पास स्केल कितना था भैया, 30 सेंटीमीटर था। आपने कितनी बार मापा है, कितनी बार तुलना किया है ऐसे रख करके, 4 बार ना। तो आप कह सकते हो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 30, यानी 120 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इसकी चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी बच्चा, 120 सेंटीमीटर, और लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है कि नहीं होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 120 गुणे 120। आपने ये क्षेत्रफल मापने के लिए किया क्या, केवल और केवल आपने एक ही काम किया, एक मानक के साथ में किसी एक लंबाई का क्या किया, तुलना ही तो किया है। तो अगर हम मापन की परिभाषा यहाँ पे समझें, तो मापन की परिभाषा क्या होती है बच्चा, जब किसी मानक के साथ में किसी भौतिक राशि का हम क्या कर देते हैं बच्चा, तुलना कर देते हैं, तो वह तुलना करने की घटना ही क्या कहलाता है, आपका मापन। समझ में आया। अर्चना, आलोचना, सो रही हो, सो नहीं रही हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चे, यहाँ पे होता है ये कि अगर हमारा क्या हो गया बच्चे, मापन क्या होता है, जब किसी मानक के साथ में किसी भौतिक राशि का हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। यह तुलना करने की घटना ही क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे, मापन की परिभाषा लिखिएगा, मापन। सर आप कहते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटा सेल क्या है, मनुष्य में सबसे छोटा सेल बता देते हैं। नोट करिएगा बच्चे, क्या है, मापन। और लिखेंगे RBCS, क्या लिखेंगे, मापन, हेडिंग डालिए मापन बच्चे, इसमें लिखिएगा जब
जब किसी मानक के साथ में, आपने लिखा है क्या पहले से, जब किसी मानक के साथ में किसी भौतिक राशि का तुलना करते हैं, किसी भौतिक राशि का तुलना करते हैं, तुलना करने की इस घटना को मापन कहते हैं। नोट करिए बच्चे। अब हमने बताया कि मापन के लिए क्या करते हैं, किसी मानक राशि के साथ में किसी भौतिक राशि का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हम वो घटना क्या कहलाता है, आपका ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। तो अगर यह क्रिया आपका मापन है तो इसमें हम भौतिक राशि का तुलना कर रहे हैं, तो भौतिक राशि क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना बच्चे। किसके बारे में, भौतिक राशि के बारे में। आयुष वो क्या नाम जा रहा है ऊपर, उसको बुला लो। सेल बनने के लिए सबसे पहले उसका बाह्य आवरण होना जरूरी है। कौन सा आवरण होना जरूरी है, बाह्य आवरण ऊपर जा रहा है ना उसको। इसका मतलब सेल अगर है तो उसके अंदर कोशिका झिल्ली होगी। तो चलिए अब हमारा विचार हेडिंग आता है, अगला हमारा हेडिंग है विचार भौतिक राशि। क्या हेडिंग है विचार, भौतिक राशि, यानी इसी को कहते हैं बच्चा क्या, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी। इसे क्या कहा जाता है भैया, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो हेडिंग बनाइएगा भौतिक राशि। क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। इसमें लिखेंगे बच्चा ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, आंकिक मान तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं। आवश्यकता होती है, उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है भैया, इतनी चीजें नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं, आपका फिजिकल क्वांटिटी आपका किसे कहता है, PQ, यानी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि बराबर आपका क्या होना चाहिए बच्चे, ये N और ये U। N मतलब क्या होता है बच्चे, N मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या होता है, आंकिक मान। क्या होता है बच्चे, आंकिक मान, है ना। और इसके बाद U का मतलब क्या होता है, यूनिट, और यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चे, इकाई। जैसे अगर हम किसी भौतिक राशि की बात करें, वो भौतिक राशि क्या है, अगर हम बल की बात करें, बल बराबर क्या होता है बच्चे, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं होता है, ये सूत्र हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी F बराबर क्या होता है, M × A। तो इस M × A को प्रदर्शित करने के लिए अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे मान लो बल है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब हम कहें कि किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पे क्या लगा रहे हैं बच्चा, बल लगा रहे हैं, और बल लगाने पे वह वस्तु 5 मीटर क्या हो जा रही है, खिसक जा रही है। तो अगर हम बात करें किसी वस्तु पे हमने बल लगाया, मान लो एक वस्तु है और यह वस्तु पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं इधर साइड से, और जब हम इस वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यह वस्तु क्या हो जाता है, आपका खिसक जाता है, और खिसक करके यहाँ पे आ जाता है। और कितना खिसक जाता है बच्चे, ये मान लो 5 मीटर क्या हो जाता है, खिसक जाता है ना। ये बातें समझ रहे हो, 5 न्यूटन का बल लगाया और 5 मीटर क्या हो गया, खिसक गया।
तो एक चीज ये बताओ, आपने कितना बल लगाया? आपने लगाया बच्चे 5 न्यूटन का बल लगाया, और खिसक कितना गया है बच्चे? 5 मीटर वो क्या हो गया? खिसक गया, है ना भैया। अब एक चीज जरा ये बताओ, अगर हम कहें कि अगर हम इसमें से भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चा, अगर हम क्या करें, इस न्यूमेरिकल को हटा दे, गणितीय मान को हटा दे, आंकिक मान को हटा दे, तो आप क्या बता सकते हो कि आपने इस पे कितना बल लगाया है? या फिर आपने न्यूटन का मतलब क्या है भैया? कौन सा न्यूटन, कितना न्यूटन, पहले पूछेगा नहीं पूछेगा। तब हम भौतिक राशि को बिना न्यूमेरिकल वैल्यू से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की भी आवश्यकता होगी, और एक हमें क्या होगा? मात्रक की भी आवश्यकता होगी। चलो अगर हम बात करें तो अब हम मात्रक के बारे में देख लिए, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें गणितीय मान बहुत जरूरी है। अगर गणितीय मान नहीं रहेगा तो हम उस भौतिक राशि को प्रदर्शित ही नहीं कर पाएंगे, है ना भैया। अब चलिए मात्रक देख लेते हैं, मात्रक कैसे भौतिक राशि में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक लिखा है हमने 5 न्यूटन, एक लिखा है 5 मीटर। अब बताइए, हमने दोनों का मात्रक हटा दिया, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा दूरी है, कौन सा बल है? नहीं समझ में आ रहा है बच्चे ना? तो अगर हम इसके आगे अगर हम मीटर लगा देते हैं और इसके आगे हमने न्यूटन लगा दिया, तो आपको समझ में आ गया ना? ये क्या है? ये आपका क्या है बच्चा? लंबाई है, और ये क्या है? आपका बल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर हम बात करें यहाँ पे मीटर, और इसके जगह पे अगर हम यहाँ पे हावर लिख लें, हावर्स मींस क्या होता है? घंटा, और यस मतलब क्या लिख दें? यस्सी लिख देते हैं, सेकंड। तो अब आपको क्या समझ में आ गया बच्चा? यह क्या हो गया? समय का मात्रक है। समय का मात्रक है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऐसी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं जो समय है, जिसे यानी हम समय वाले भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। अब अगर हम यहीं पे क्या लिख दे बच्चा? यहीं पे हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड लिख दे, और यहाँ पे लिख दे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दे। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का होता है, एक्सीलरेशन का होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? स्पीड का होता है, चाल का होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि यह क्या है बच्चा? चाल भौतिक राशि है, और यह कैसी राशि है? आपका त्वरण भौतिक राशि यानी एक्सीलरेशन है। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है क्या? आपका आंकिक मान, और दूसरा क्या होता है बच्चे? आपका यूनिट यानी मात्रक। पूरी कहानी समझ में आ रही है ना? तो भौतिक राशि आपका क्या होता है बच्चे? भौतिक राशि आपकी होती है वह राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तथा वह राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान तथा मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। वह राशि क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशि। समझ में आ गया? भौतिक राशि की परिभाषा लिख लिया आपने। तो चलिए, अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चा? भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो चलिए हम बात करते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। ये फार्मूला नोट किया, PQ = N × U, जहाँ पे N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है? यूनिट यानी इकाई। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों। और इसको इरेज करके आगे चलते हैं, हम भौतिक राशि के प्रकार में पढ़ते हैं। यहाँ इसका मतलब इसमें जो हिसाब से मैं देखा था, देखिए भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट ये बेस्ड पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? बेस्ड पे आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। और सेकंड हमारा होता है क्या बच्चे? सेकंड हमारा होता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका भौतिक राशि इसमें भी 2 प्रकार की होती है, और इसमें भी आपकी 2 प्रकार की होती है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पे। किसके आधार पे बच्चा? दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे आप लोगों ने सुना होगा कौन सा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अगर हिंदी में हम बात करें तो ये क्या होता है बच्चे? आपका अदिश राशि। आप लोगों ने सुना होगा अदिश राशि। और ये क्या होता है बच्चे? आपका वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या कहा जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है सदिश राशि। और ये क्या होता है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन पे आधारित होता है। एप्लीकेशन क्या है बच्चा, इसमें पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहता है, मूल राशियां। और दूसरा क्या होता है बच्चा आपका, दूसरा आपका होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या कहा जाता है बच्चे, व्युत्पन्न राशि। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपका? मूल राशियां किस पर आधारित होती है? मूल राशियां दो चीजों पे आधारित होता है, एक तो डायरेक्शन पर, एक उसके एप्लीकेशन पर। पहला जो डायरेक्शन पे आधारित होता है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, अदिश राशि, और दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। और हमारा एप्लीकेशन पे जो आधारित होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां, और दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड राशियां, व्युत्पन्न राशि। बातें समझ में आ रही हैं? अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारी क्या होती है बच्चा आपका, यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा जो सदिश राशि होता है, हम इस सदिश राशि बात करें, सदिश राशि के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? सदिश राशि को नीड किसकी होती है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? किसकी जरूरत होती है बच्चा? केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यानी हम कह सकते हैं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। बताइए बात सही है बच्चा? केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं नो नीड ऑफ डायरेक्शन। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप बताओ बच्चा, बात मैंने सही कहा है? अदिश राशि ऐसी राशि है जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वो राशि क्या कहलाती है बच्चा आपकी? अदिश राशि कहलाती है। और इस अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए केवल क्या होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब हम किसकी बात करें? अगर सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चा? सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए किसकी मैग्नीट्यूड, बोथ आर नीड ऑफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट मीन्स क्या है बच्चे, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें दिशा और परिमाण दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसमें इस भौतिक राशि यानी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए एक चीज की और आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है बच्चे सदिश बीजगणितीय योग। सदिश बीजगणितीय योग के लिए अगर हम बात करें, जरा ध्यान दीजिए सदिश बीजगणितीय योग क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे। अब ये जैसे मार्कर है, सदिश बीजगणितीय योग को समझने चलते हैं बच्चा। ये मार्कर है, 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं। तो एक चीज ये बताओ, अगर ये मार्कर कहीं पे खिसक के जाएगा, दोनों तरफ समान रूप से बल लग रहा है, यानी इनका परिमाणी क्या है, परिणामी क्या है बच्चा? शून्य है। यानी इस पर जो बल आपका लग रहा है उसके वजह से जो परिणाम निकल रहा है वो क्या है? शून्य है। लेकिन इसमें इस मार्कर पे बल कितना लग रहा है बच्चा? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। नहीं, 5 न्यूटन से इधर और 5 न्यूटन से इधर। तो अगर दिशा के साथ में देखते हैं, किसके साथ में? दिशा के साथ में देखते हैं, तो वो कहलाता है सदिश बीजगणितीय योग। और अगर हम दिशा के साथ में नहीं देखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चे? वो आपका बीजगणितीय योग कहलाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? जब हम लोगों ने देखा कि यह क्या है बच्चा, रुका हुआ है, किसी पे खिसक नहीं रहा है, तो वहां पे हमने ये देखा कि परिणामी बल हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया, 0 हो गया। तो यह कौन सा योग कहलाया? ये कहलाया सदिश बीजगणितीय योग। लेकिन अगर हमने दिशा का ध्यान नहीं दिया, केवल यह देखा कि इस मार्कर पे कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का, तो वह क्या कहलाया? आपका बीजगणितीय योग कहलाया। जैसे अगर हम बात करें, हम इस मार्कर को पकड़ के खींच रहे हैं, इस वाले हाथ में, जिस हाथ में घड़ी लगी है, उस हाथ में 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इस हाथ में कितना? 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो मार्कर इधर खिसक के चला जाएगा।
जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर खिसक के चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। अब अगर आप देखोगे इसका बीजगणितीय योग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, आपका इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप कहोगे कि हमारा इस डायरेक्शन में, इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लगा। भाई 10 वाला उस 5 वाले को घटाने के लिए अपना 5 उसको दे दिया होगा, नहीं दे दिया होगा, और जिसके रीजन से ये बॉडी 5 न्यूटन के बल के रीजन से उधर खिसक के जा रही है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? मैं जैसे आपके ऊपर बल लगा रहा हूँ, मैं आपको बल लगा रहा हूँ, आपको धक्का दे रहा हूँ, आपका बल आप मुझे कब तक बर्दाश्त करोगे, जब तक आप मेरे बल को सहन कर सकते हो। और इसके बाद क्या होगा, फिर हमको धकेल दोगे कि नहीं धकेल दोगे, हम आपको धकेल देंगे कि नहीं धकेल देंगे, है कि नहीं? और जैसे जेसीबी होता है, जेसीबी क्या करता है, दीवार को गिराने लगता है, पहले धीरे धीरे करता रहता है, नहीं गिरता, जब वो ज्यादा बल लगाता है यानी कि इसके बल को क्या कर देता है, फेल कर देता है। अगर मान लो ये 50 न्यूटन का बल जेसीबी पे लगा रहा होगा और जेसीबी भी इससे 50 न्यूटन का बल लगा रहा तो दीवार नहीं गिरेगी, और जैसे ही 50 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये दीवार धड़ाम से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका सदिश बीजगणितीय योग कब होगा, जब दिशा के साथ में देखा जाएगा, और तब वो क्या कहलाएगा, आपका सदिश बीजगणितीय योग कहलाएगा। और जब दिशा के साथ में नहीं देखा जाएगा, केवल और केवल इसका परिमाण देखा जाएगा, तो वो आपको क्या होगा, केवल और केवल बीजगणितीय योग। बात समझ रहे हो बच्चा ना? तो यहाँ पे हमारा क्या देखा जाता है, यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है जिसे कहते हैं बच्चा वेक्टर, वेक्टर सम, वेक्टर सम यानी बीजगणितीय योग, वेक्टर सम ऑफ अलजेब्रिक, आपका अलजेब्रिक सम, वेक्टर अलजेब्रिक सम, वेक्टर अलजेब्रिक सम यानी सदिश बीजगणितीय योग, सदिश बीजगणितीय योग, सदिश बीजगणितीय योग को यहाँ पे देखा जाता है ना भैया? कौन सी क्लास है बच्चा? क्लास 9, क्लास 9 चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम आते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे आधारित भौतिक राशियाँ, है ना? तो पहले इन राशियों के बारे में आप ऐसे फिगर बना के ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेंगे। इसके बारे में अब हम विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि यह आपके सिलेबस में है और ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह जरूरी था। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चा, मूल राशियाँ क्या होती हैं और इसके बारे में हमें पढ़ना है कि मूल राशियाँ क्या होती है या फिर किसे कहा जाता है और वह कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वह राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशि। पहले बच्चे मूल राशि की परिभाषा लिखिएगा, ऐसी राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, किसी अन्य, जो स्वयं पर निर्भर होती हैं किसी अन्य राशि पर, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। लिखिए बच्चों, इसमें लिखेंगे यह मूलतः 7 प्रकार की होती हैं। यह मूलतः 7 प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम एक एक करके लिखते हैं बच्चा। इसमें यहाँ पे आपका ऐसे कॉलम बना लेते हैं। कॉलम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चा, राशियाँ, यानी वो मूल राशियों के बारे में लिखेंगे। और वह राशियाँ क्या है, इसी को कहा जाता है क्वांटिटी, क्वांटिटीज, है ना बच्चे। और यहाँ पे यानी हम क्या लिखेंगे, इन सब का सिंबल लिखेंगे। सिंबल यानी क्या लिखेंगे बच्चा, चिन्ह, प्रदर्शित करने का जो चिन्ह होता है उसको लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हाँ सिंबल यानी प्रतीक भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, प्रतीक। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या है, आगे हम इसका यूनिट भी लिखेंगे, इसका हम मात्रक भी लिखेंगे। यूनिट यानी मात्रक,
यानी इकाई, या इसे इकाई भी कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं हम, इकाई भी कहते हैं, यूनिट और सिंबल और राशियां। पहली राशि हमारी क्या है बच्चा, पहली राशि है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, मास भी कहा जाता है बच्चे, क्या कहा जाता है, मास। और मास को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, केजी, क्या लेटर यूज करते हैं बच्चा, केजी, अच्छा सॉरी हाँ, यम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चा, यम, यानी मास, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, और मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है बच्चे, किलोग्राम, यानी केजी, है ना भैया। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है लंबाई। लंबाई यानी क्या बच्चे, लेंथ। और लेंथ को प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखते हैं बच्चा, एल, लेंथ लिखते हैं, एल लिखते हैं। और एल का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है बच्चे, मीटर, क्या होता है, मीटर। और मीटर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यम से, है ना भैया। और फिर दूसरा हमारा राशि क्या है बच्चा, दूसरा हमारा हो गया समय। समय यानी क्या बच्चे, टाइम। और टाइम का मात्रक क्या होता है, टाइम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टी से। और टी का मात्रक क्या होता है बच्चे, टी का मात्रक होता है क्या, सेकंड होता है। और सेकंड को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यस से, ठीक। अब आप देखिए तीसरी हो गई, चौथी हमारी राशि क्या है बच्चा, चौथी जो हमारी राशि है वो क्या है हमारा, अगर हम बात करें ताप हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं बच्चा, हम टेम्परेचर कहते हैं, है ना। और टेम्परेचर को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से, है ना भैया, टेम्परेचर टी। और इसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चे, केल्विन होता है, 40 से 60, या फिर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चे, क्या होता है, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, के से। और डिग्री सेंटीग्रेड को ऐसे लिखा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब हम बात करें अगर किसकी, हम यहाँ पे बात करें फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, विद्युत धारा, क्या बच्चे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट आई, धारा। और इसके बाद इस इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चे, एम्पियर होता है। और एम्पियर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए से, है ना भैया। अब दूसरा देखिए आपका छठवां नंबर का क्या होता है, छठवां नंबर का होता है आपका क्या बच्चे, छठवां नंबर होता है प्रकाश तीव्रता। अरे तो वो किसकी, और एक चीज है, छठवां क्या है, हाँ ज्योति। पहला क्या है आपका पदार्थ की मात्रा यानी ज्योति तीव्रता, सॉरी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता क्या होता है बच्चे, ज्योति तीव्रता को आप कहते हैं क्या, लाइट, लुमिनस ऑफ लाइट, नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी, हाँ लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कहते हैं क्या बच्चे, लुमिनस इंटेंसिटी। और जो लुमिनस इंटेंसिटी होता है इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चे, सी से, है ना। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडिला, कैंडिला। और कैंडिला को किससे प्रदर्शित किया जाता है, सीडी से, ठीक है। हमारा 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या होता है बच्चे, मोल। तो सर इसको प्रदर्शित करने का MOL लिखते हैं, जो प्रदर्शित करना तो हाँ इसमें रहता है, इसमें। और इसके बाद इसको क्या होता है बच्चे, इसका जो मात्रक होता है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है, MOLE से। और इसको सिंबॉलिक भी ऐसे ही किया जाता है, सेम एज MOLE, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हमने लिखा है, 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चा, दे आर 7 टाइप्स, दे आर 7 टाइप। कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, 7 टाइप से होते हैं, दे आर 7 टाइप। यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ऐसे निकले रहते हैं
इन्हें क्या कहते हैं भाई? कितना नोट किया बच्चों? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए इतना स्ट्रोमा। कि आपका ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मूल राशियों की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं बच्चा? हम आपका व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसमें अगर हम समझें तो इसमें हमें समझने के लिए ये बात आता है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, हम यहाँ पे बात करें वेग की, यहाँ पे बात करें हम बच्चा किसका? बल का, है ना बच्चों? अगर हम किसका स्टार्ट करें यहाँ पे? वेग का, बल का, और किसका समझे भैया यहाँ पे हम अगर चाल का, समझ रहे बच्चों ना? वेग, बल और चाल। जरा यहाँ पे समझते हैं कि कैसे होता है, क्या चीजें होती है, क्या ये सच में ये व्युत्पन्न राशि हैं, तो क्या ये सच में आपका मूल राशि पे निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है ना भैया? इस बात को समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है बच्चे? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब एक चीज ये बताइए, विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? The shortest distance between the initial position and final position, यानी कि वह छोटी से छोटी दूरी आरंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक की, वह छोटी सी छोटी दूरी, कौन सी दूरी बच्चा? वह छोटी सी छोटी दूरी कहाँ की होनी चाहिए? आरंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर के कहाँ तक की? आपका अंतिम बिंदु के बीच की जो छोटी से छोटी दूरी होती है, वह दूरी क्या कहलाता है? आपका विस्थापन कहलाता है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहा है, यानी ए और बी। ए और बी के बीच में क्या होगा? लंबाई ही तो होगा। यानी विस्थापन मतलब, यह विस्थापन मतलब क्या है बच्चे? विस्थापन मतलब है दो बिंदुओं के बीच की छोटी से छोटी लंबाई। और यहाँ पे समय, समय का मतलब क्या है बच्चा? अब ये दोनों बताइए आप किस पे निर्भर कर रहा है? ये दोनों किस पे निर्भर कर रहे हैं? मूल राशि पे निर्भर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चों? कर रहा है ना? तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये कैसी राशि है। ये आपकी कौन सी राशि है? ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। और ये कहाँ से व्युत्पन्न हुई है? ये लंबाई तथा समय से व्युत्पन्न हुई है, यानी ये मूल राशि से उत्पन्न हुई है। इसीलिए तो हमने परिभाषा आपको दिया। क्या परिभाषा दिया? ऐसी राशियां जो मूल राशियों पे क्या करती हो? निर्भर करती हो, उन राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। समझ गए बच्चों ना? तो परिभाषा लिख लेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिख लीजिए बच्चा। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो, ऐसी राशियां जो व्युत्पन्न राशि पर, ऐसी राशियां जो व्युत्पन्न, सॉरी मूल, व्युत्पन्न मूल राशि पर, ऐसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं, मूल राशि पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। मूल राशि पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख लेंगे? वेग, बल और चाल। उदाहरण में वेग, बल, चाल, त्वरण, त्वरण भी लिख देते हैं, चलो त्वरण भी लिख देते हैं, त्वरण, विस्थापन, विस्थापन तो एक ही चीज है, लंबाई है। तो चलो एक बार बल को भी समझ लेते हैं, एक बार हम चाल को भी समझ लेते हैं, और एक बार हम किसको समझ लेते हैं? त्वरण को। क्या यह सच में मूल राशि पे निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है? आप लोग जानते हो बच्चा, एक चीज जरा बताओ, बल बराबर क्या होता है भैया? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर क्या होता है बच्चे? ma। मास क्या है? मूल राशि है कि नहीं? यानी आप कह सकते हो ये कैसी राशि है? फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? और ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है कि नहीं है बच्चा? डेराइव्ड क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी है ना बच्चा? डेराइव्ड क्वांटिटी यहाँ पे हम समझेंगे त्वरण, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अब आप लोग त्वरण बराबर क्या जानते हो बच्चा? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका त्वरण कहा जाता है। तो वेग, वेग में आपने क्या देखा? विस्थापन बटा समय। और वेग किससे मिलकर के बना है? मूल राशि से बना है। और जब आपको समझ में आ गया कि यह क्या है बच्चा? मूल राशि से मिलकर बना है, तो ये तो पहले ही मूल राशि है। तो आपको समझ में आ गया कि यह पूरा किससे मिलकर बना है? मूल राशियों से मिलकर बना है।
और जब यह मूल राशि से मिलकर बना है तो त्वरण भी किससे मिलकर बना है बच्चे? मूल राशि से मिलकर बना है। और जब त्वरण मूल राशि से मिलकर बना है तो F और M और A ये भी तो किससे मिलकर बने हैं? मूल राशियों से मिलकर बने। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बल है वह बल भी किससे मिलकर के बना है? मूल राशियों से मिलकर के बना है। समझ में आ रही बात है ना? ठीक। अब हम दूसरी बात कर ले किसकी? चाल की। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी बटे समय का मतलब क्या होता है बच्चे? दूरी यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं बच्चा? दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है भैया। तो एक चीज ये बताइए, यहाँ पे आपका ये क्या बात किया? लंबाई की बात किया ना। और लंबाई बटे क्या लिखा है? समय। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि किससे मिलकर के बनी है? मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो जितनी भी आपकी यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां किन पे निर्भर करती हैं बच्चा? आपकी मूल राशि पर निर्भर करती। तो आज इतना ही करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम अब आगे चल करके ये पढ़ेंगे बच्चा, जो ये सब व्युत्पन्न राशि दी गई है इन व्युत्पन्न राशि का मात्रक पढ़ेंगे और मात्रक के साथ साथ में इनका हम बीमा भी पढ़ेंगे। यानी हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? बीमा होगा। क्या होगा बच्चे? बीमा यानी डायमेंशन। ठीक है ना? तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में